रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था इंडिया के इतिहास के बारे में, ये दिखाने के लिए कि हमारा इतिहास कितना वायलेंट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन हिस्ट्री में वायलेंस का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है। जहाँ मैंने बात करी कि इंडियन किंग्स, चाहे वो किसी भी साम्राज्य से थे, कितने वायलेंट थे। चाहे वो अशोका हो, अकबर या फिर औरंगजेब। सम्राट अशोका ने कई लोगों को मारा। औरंगजेब इतना ब्रूटल था कि उसने मंदिर तोड़े और अपने ही सब्जेक्ट्स को मारा। पर इंडियन इतिहास में एक एक्सेप्शन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। करीब 100 साल से रिसर्च चल रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, पर अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट को कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि उधर वायलेंस था। इनफैक्ट आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी यूनिक थी कि उधर कोई रूलिंग क्लास भी नहीं थी, मानो कि पूरा समाज एकदम इक्वल था। अब आप में से कुछ कहोगे कि मोहक, ये तो बच्चों की कहानी की तरह लगती है। कई कम्युनिस्ट भी ये कहते हैं कि उनका समाज इक्वल है, पर रियलिटी में शी जिनपिंग हो या फिर किम जोंग उन दोनों का समाज बहुत ही अनइक्वल है। पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की कहानी बहुत ही यूनिक है और इसी पहेली को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ आपके लिए। समय है 2500 BC। और इस समय हमारी दुनिया में 3 बड़ी सिविलाइजेशंस थी। एक इंडस वैली, दूसरी मेसोपोटामियन और तीसरी इजिप्शियन। मेसोपोटामिया और इजिप्ट का समाज बहुत सिमिलर था। ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो 7000 से 600 BC तक एक्टिव थी। पर इस पूरी सिविलाइजेशन को हम 5 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। उस दौर में दुनिया में 3 बड़ी सिविलाइजेशंस थी, इंडस वैली, मेसोपोटामिया और इजिप्ट। पर इंडस सिविलाइजेशन का एरिया सबसे बड़ा था। अपनी ऊंचाई पर इंडस वैली का एरिया इजिप्ट और मेसोपोटामिया को जोड़ के बाद भी बड़ा था। और इंडस वैली में कोई एक शहर नहीं था, बल्कि कई शहर थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों सबसे बड़े शहर थे जिनकी पॉपुलेशन 40 से 50,000 लोगों की थी, जो बहुत सरप्राइजिंग चीज है क्योंकि उस जमाने में शहरों में बस अराउंड 10,000 लोग होते थे। दूसरे शहर है जैसे राखीगढ़ी और धोलावीरा। इस सिविलाइजेशन को पहले आइडेंटिफाई किया था पंजाब में 1921 में। 1921 में सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई और 1922 में मोहनजोदारो की, और उसके बाद इस सिविलाइजेशन के कई भागों की खोज हो पाई। इंडस वैली के शहर बहुत एडवांस थे। उधर राइट एंगल रोड्स थी, नाले ढके हुए थे और ऐसी कई फैसिलिटीज थी जो मानो आज के शहरों में भी नहीं। और इस सिविलाइजेशन के बारे में कई मिस्ट्रीज है। जैसे एक मिस्ट्री है कि उधर भाषा कौन सी बोली जाती थी। हमरी आज सपूत नहीं असा के बचायो है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। दूसरी मिस्ट्री है कि सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई। और तीसरी मिस्ट्री, जिसके बारे में इतनी बात नहीं करी गई है, वो है कि कई आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि सिविलाइजेशन में इक्वालिटी थी और वायलेंस नहीं था, जबकि इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशंस में एक रूलिंग क्लास और वायलेंस मिला है, जिसने ये क्लियर किया कि मेसोपोटामिया के समाज में इनइक्वालिटी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन ज्यादा इक्वल थी उन सिविलाइजेशन से जो आज उतने ही ऐतिहासिक माने जाते हैं। इसे मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। ये है गिलगमेश। एंशिएंट मेसोपोटामिया में एक बहुत बड़े राजा। गिलगमेश कोई साधारण राजा नहीं था, वो एक हीरो था। कहा जाता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि जंग में उसको कोई हरा ही नहीं सकता था। एक दिन जब उसका दोस्त मारा गया, उसने ये नोटिस किया कि उसकी नाक से कीड़े निकल रहे थे। इसको देखकर वो शॉक हो गया और उसने वचन लिया कि वो कभी मरेगा नहीं। उसने कहा कि वो डेथ को ही हराना चाहता है। पर गिलगमेश इस चीज में नाकाम रहा। कहानी खत्म। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये बोरिंग कहानी क्यों बताई, क्योंकि गिलगमेश की कहानी मेसोपोटामिया में लिखी गई थी और गिलगमेश एक राजा था। पर ये कहानी इसलिए यूनिक है क्योंकि कहा जाता है ये दुनिया की सबसे पुरानी कहानी है। हमारे पास किसी भी राजा की इससे ज्यादा पुरानी कहानी है ही नहीं। इनफैक्ट मेसोपोटामिया में गिलगमेश के अलावा कई और राजा थे, जिससे हमें ये पता चला कि मेसोपोटामिया के समाज में एक रूलिंग क्लास थी। 2500 BC के बाद मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स ने हमें दिखाया कि राजा का खिताब हर पीढ़ी दर पीढ़ी पास किया जाता था। जिस टाइम पीरियड से मेसोपोटामिया से ये स्टोरीज आ रही थी, उसी टाइम से इंडस वैली में किसी भी राजा की कोई कहानी नहीं थी, जिसकी वजह से कई एक्सपर्ट्स ये सोच रहे हैं
कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई रूलिंग क्लास नहीं थी। अगर आप में से कुछ लोगों ने हमारा ये पुराना वीडियो देखा था, आपको पता होगा कि इंडस वैली में जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसको कोई समझ नहीं पाया। तो फिर इन एक्सपर्ट्स ने ये कैसे अनुमान लगा दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई रूलिंग क्लास नहीं थी? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस अपने आर्गुमेंट्स बनाने के लिए बस एक तरीके के एविडेंस पर निर्भर नहीं करते। राइटिंग अगर वो ना समझ पाए तो उन्होंने कई और चीजें यूज करी इस आर्गुमेंट के बारे में सोचने के लिए। एक एविडेंस यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स में हिस्टोरियंस को कोई भी मकबरे, पैलेसेस या फिर मॉन्यूमेंट्स नहीं मिले। पर आप में से कुछ लोग ये जानते होंगे कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस का मतलब एविडेंस ऑफ एब्सेंस नहीं है। अगर आपने अपनी आंखों से स्नो लेपर्ड नहीं देखा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी दुनिया में स्नो लेपर्ड नहीं है। पर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये लॉजिक इधर काम नहीं करेगी, क्योंकि उनका मानना है कि इंडस वैली की साइट्स को कई आर्कियोलॉजिस्ट बहुत समय से खोज चुके हैं। इन साइट्स को ब्रिटिश और इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत डिटेल से स्टडी किया है और 100 साल के बाद भी उनको कोई एविडेंस नहीं मिला किसी भी रूलिंग क्लास का। पर आप में से कुछ लोग कहोगे कि मोहनजोदारो जो एक इंडस वैली की साइट है, उधर के शहर में एक सिटाडेल है जो शहर की लेवल से ऊंचा है, जिसका मतलब है कि वो रूलिंग क्लास के लिए हो सकता है। उस सिटाडेल में कई आर्क्स हैं मॉन्यूमेंट की तरह, और दूसरी चीजें हैं जो अंदेशा दे सकती है कि उधर शायद एक रूलिंग एलीट था। पर ये भी फुल प्रूफ एविडेंस नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि इंडस वैली में एक रूलिंग साइट थी। आप वीडियो में बने रहो, मैं बताता हूँ क्यों। पर उससे पहले अगर हमने मान भी लिया कि इंडस वैली में कोई रूलिंग क्लास नहीं थी, तो वो समाज उनका चलता कैसे था? क्योंकि जिस समाज से हम फेमिलियर है उधर हर बार एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वो हमारे ऊपर होती है और वही सारे निर्णय लेती है। इंडस वैली में ये कैसे चलता था? कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कहना है कि इंडस समाज में हर व्यक्ति इक्वल था, और यही बहुत फैसिनेटिंग चीज है। जैसे ये हड़प्पा में एक प्लेटफॉर्म है नहाने के लिए। ये प्लेटफॉर्म ईंटों से बनाया गया है और एक सड़क के पास लोकेटेड है। इस प्लेटफॉर्म के पास ही एक छोटा सा नाला है जिससे गंदा पानी शहर के बाहर जा सकता है। अब उस जमाने में ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत ही मॉडर्न चीज थी। जहां इजिप्ट और मेसोपोटामिया में ऐसी चीजें बस महाराजाओं के लिए थी, इंडस वैली में ये प्लेटफॉर्म हर घर में पाया गया। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कई घर मिले वो बहुत बड़े थे, जबकि इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशंस में बड़े घर बस राजाओं के लिए ही थे। जैसे आप इन फोटोज को देखिए, ये फोटोज हैं मोहनजोदारो के डिफरेंट घरों के लेआउट के। अब कुछ रूम्स के अलावा घरों के साइजेस में इतना डिफरेंस नहीं है, जबकि दूसरी सिविलाइजेशंस में एलीट और नॉर्मल लोगों के घरों में बहुत बड़ा अंतर है, जो हमें दिखाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा इक्वल थी उन सिविलाइजेशंस के कंपैरिजन से जो आज उतनी ही ऐतिहासिक मानी जाती है। कुछ लोगों ने ये आर्ग्यू किया कि हड़प्पा और मोहनजोदारो में कुछ बिल्डिंग्स मिली हैं जो दूसरी बिल्डिंग से ज्यादा बड़ी हैं, तो हो सकता है कि ये बिल्डिंग्स रूलिंग क्लास की हों। इसका जवाब दिया एडम ग्रीन ने, जो फैकल्टी है यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क में, और वो कहते हैं कि ये बड़ी बिल्डिंग जो हड़प्पा और मोहनजोदारो में पाई गई हैं वो एक्चुअली नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, और ऐसी बिल्डिंग्स किसी एक या दो आदमियों ने नहीं बनाई, बल्कि ये बिल्डिंग्स बनाई हैं पूरी कम्युनिटी ने मिलकर। इंटरेस्टिंग चीज है कि एडम ग्रीन कहते हैं कि हमें एविडेंस मिला है कि इन बिल्डिंग्स को शहर के सारे लोग यूज कर सकते थे। तो ये बड़ी बिल्डिंग्स बेसिकली पब्लिक यूज के लिए थी और ना किसी रूलिंग क्लास के लिए। पर इन नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स का पर्पस क्या था? कई एक्सपर्ट्स ने बात करी है कि ये बिल्डिंग्स अलग अलग ग्रुप्स के बीच नेगोशिएशन और इंटरेक्शन के लिए थी। ये बिल्डिंग्स मानो एक म्युनिसिपल ऑफिस की तरह थी, जहाँ शहर के नागरिक अपने आइडियाज शेयर कर सकते थे और पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते थे। और ऐसी जगहों की वजह से शहर में कोई एक ग्रुप डोमिनेट नहीं कर सकता था पॉलिसी मेकिंग को। दूसरे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये बिल्डिंग कोई म्युनिसिपल की ऑफिसेज नहीं थी, बल्कि इधर अनाज का भंडार था, जिसको अंग्रेजी में ग्रेनरीज कहा जाता है। पर आर्किटेक्चर तो एक तरीके का एविडेंस हुआ ये प्रूव करने के लिए कि इंडस वैली एक इक्वल सोसाइटी थी। एक्सपर्ट्स ने दो और तरीके के प्रूफ दे रखे। 1990 से कई आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि इंडस समाज में हेट्रार्की थी। अब आप बोलोगे कि हायरार्की तो सुना है, हेट्रार्की क्या होता है? जैसे इंडियन सरकार की बात करते हैं, हमारी सरकार में एक प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री के नीचे कई कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स के नीचे कई और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। ये उदाहरण हुआ एक हायरार्की का। अब मान लो कि हमारी सरकार में कोई प्रधानमंत्री ना होता, तो सभी मिनिस्टर्स मिलकर डिसाइड करते कि देश की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इसी को कहा जाता है हेट्रार्की। और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ऐसे ही इंडस वैली समाज चल रहा था, जहाँ कोई एक बड़ी अथॉरिटी नहीं थी जो लोगों को बता रही थी कि उनको अपना जीवन कैसे जीना है, बल्कि इंडस समाज में कई डिफरेंट काउंसिल्स थी जिनकी जिम्मेदारी अलग थी और वो एक साथ मिलकर
समाज के निर्णय लेते। पर एक्सपर्ट्स ने एविडेंस क्या दिया ये प्रूव करने के लिए कि इंडस समाज में हेट्रार्की थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि इंडस वैली में कई डिफरेंट चीजें थी और इन चीजों को डिफरेंट लोग बना रहे थे। पर चाहे इनको डिफरेंट लोग क्यों ना बना रहे थे, ये पाई गई सबके पास। जैसे आप इन चीजों को जानते हो, ये है सील्स। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इन सील्स का पर्पस कमर्शियल था, जबकि दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इन सील्स का पर्पस रिलीजियस था। हम ये जानते हैं कि इन सील्स में जानवरों की मार्किंग थी और कई बार पिक्चर्स के द्वारा राइटिंग भी करी गई, जिसका मतलब अभी तक हम ढूंढ नहीं पाए। इसी के बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया। इन सील्स में से एक सबसे पॉपुलर सील है ये सील, जिसको कहा जाता है पशुपति सील। इस सील में मानो एक आदमी है जो जानवरों के आसपास है। कुछ एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया कि यह भगवान की फोटो होगी, पर इसके बारे में हमें प्रूफ नहीं मिला। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इन सील्स को किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी ने नहीं बनाया, मानो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर कोई रिलीजियस अथॉरिटी। आर्कियोलॉजिस्ट को ये सील्स और उनको बनाने के लिए टूल्स पूरी सिविलाइजेशन के अलग अलग एरियाज में मिले हैं। और बस सील्स ही नहीं, चूड़ियां, पत्थर, बीड्स और वेट्स अलग अलग कम्युनिटीज में मिली हैं और ना कि किसी एक एरिया में। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि कई क्राफ्ट एक्टिविटीज मोहनजोदारो के ईस्टर्न एरिया में करी गई थी, पर इसके बावजूद क्राफ्ट का कुछ मलबा पूरे शहर में पाया गया, जिसकी वजह से एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि इस सिविलाइजेशन में इक्वालिटी थी। पर समाज की हायरार्की हम एक चीज से जरूर प्रूव कर सकते हैं कि क्या उनके समाज में कोई भगवान था। उससे तो थोड़ी बहुत हायरार्की प्रूव हो सकती है ना। इंडस वैली में जरूर कुछ स्टैचूज मिले हैं जिनको कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि वो भगवान है। सर जॉन मार्शल जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं 1931 में, उन्होंने कहा था कि उनको एक भगवान का एविडेंस मिला है। मार्शल का अटेंशन एक और स्टैचू पर गया और उन्होंने अनुमान लगाया कि ये स्टैचू किसी राजा या फिर रिलीजियस लीडर का था, जिसका मतलब है कि समाज में इनइक्वालिटी थी। पर कई आर्कियोलॉजिस्ट इस चीज से अग्री नहीं करते। उनका कहना है कि कोई एविडेंस नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि ये किसी रियल आदमी का था, जो या तो बड़ा लीडर हो या फिर एक रिलीजियस फिगर। इसके अलावा एक तीसरा आर्गुमेंट दिया जाता है, वो है वायलेंस। मेसोपोटामिया और एंशिएंट इजिप्ट की सिविलाइजेशंस बहुत ही वायलेंट थी। ये स्कल्पचर्स और उधर की राइटिंग्स में पाया गया। जैसे ये स्कल्पचर है एक सोल्जर का जो अपने दुश्मन के 2 सर लेकर चल रहा है। कई बार दुश्मनों का सर काटा जाता था और उनकी बॉडी जंग में फेंकी जाती थी ताकि जानवर उस बॉडी को खा सके। ये एक दूसरा स्कल्पचर है जो हमें दिखा रहा है कि एक सोल्जर एक राजा का सर काट रहा है। ये टेक्स्ट क्लियरली बताता है कि इस चीज की इंटेंशन क्या थी और राजा का नाम भी लिखा हुआ है। वॉरफेयर की बातें करना बहुत कॉमन था मेसोपोटामिया और इजिप्ट के आर्ट में, पर इंडस वैली में आर्कियोलॉजिस्ट को कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जहाँ लड़ाई की बात करी जा रही हो। But here's the most amazing thing about the Indus Valley people. They were peaceful. Despite archaeologists finding 1,500 sites, they have found very little evidence of warfare and almost no weapons. जॉन मार्शल ने 1931 में लिखा कि क्योंकि उनको बहुत कम वेपन्स मिले तो मोहनजोदारो के लोग ना तो ज्यादा अग्रेसिव थे और ना उनको किसी इन्वेजन का डर था। करीब 60 साल बाद एक और रिसर्चर ने लिखा कि उनको इंडस वैली से आर्मी का कोई भी एविडेंस मिला नहीं। इसके अलावा जो वेपन्स मिले भी वो बहुत बेसिक डिजाइन के थे। जैसे वेपन्स में कोई मिडरिब नहीं था। मिडरिब एक स्वॉर्ड का पोर्शन होता है जो उसको स्ट्रेंथ देता है। इसलिए कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया कि जिस चीज को हम हथियार मान रहे थे वो हथियार नहीं, बस एक टूल था। Harappan weapons were simple. They don't vary much in design, and the blades don't have a midrib. If we compare a typical Harappan axe to one from Mesopotamia, Harappan axes were unsocketed and didn't come in specialized shapes or fancy shapes. इसी वजह से ये तीसरा आर्गुमेंट दिया जाता है कि इंडस वैली में इक्वालिटी थी। पर इन 3 आर्गुमेंट्स के बावजूद कई एक्सपर्ट संतुष्ट नहीं है। वो कहते हैं कि हमें अभी तक पता नहीं कि इंडस स्क्रिप्ट का मतलब क्या है। और दूसरी बात जो रही उनके आर्किटेक्चर और क्राफ्ट की, ये चीजें इंटरप्रेट डिफरेंट तरीके से करी जा सकती हैं, तो उसको 100% फुल प्रूफ नहीं मान सकते हैं। अब वायलेंस और इनइक्वालिटी तो हर समाज का भाग रहा है, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक्सेप्ट करना कि इंडस वैली एक मानो परफेक्ट समाज था। दूसरे साइड के आर्कियोलॉजिस्ट ने 3 आर्गुमेंट दिए ये प्रूव करने के लिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी भी इक्वल नहीं थी
जितना कुछ लोग मानते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मोहनजोदारो की। वेस्ट की तरफ आप देख सकते हो कि एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट सिटाडेल कहते हैं, और ईस्ट की तरफ शहर है जो थोड़ा नीचे है। सिटाडेल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिनको कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो खाने का भंडार है या फिर एलीट लोगों के घर। उन बड़ी बिल्डिंग्स को, जिनको कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने पब्लिक बिल्डिंग्स बताया है, उनको दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो अपर क्लास लोगों के घर थे। दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग्स इतनी पब्लिक नहीं थी जितना बताया जा रहा है, क्योंकि इन बिल्डिंग्स की एंट्रेंस में बड़े बड़े कॉलम थे। इसके अलावा ऐसी एंट्रेंसेस थी जैसे मानो एक मॉन्यूमेंट हो। फिर ये स्ट्रक्चर्स एक एंक्लोज्ड एरिया में बने हुए थे जिनको बस गेट से ही एंटर किया जा सकता था। तो दूसरे साइड के आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि अगर ये बिल्डिंग्स पूरी पब्लिकली थी तो ये बिल्डिंग्स इतनी डिफरेंट क्यों है आम घरों से। इसी वजह से उनका आर्ग्यूमेंट है कि ये बिल्डिंग्स या तो एलीट लोगों के घर के लिए थी या फिर एलीट लोगों की जरूरतों की। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरे नगर में आए हों। पर इस साइड के आर्कियोलॉजिस्ट इस थ्योरी से कन्विंस नहीं है। उनका कहना है कि सिटाडेल का बस एक पर्पस नहीं था। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक जमाने में इस सिटाडेल को मानो एक फैक्ट्री की तरह यूज किया जाता था। ये हमें कैसे पता है? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को सिटाडेल में बहुत सारा वेस्ट मिला जो बर्तन बनाने के लिए यूज किया जाता था। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि सिटाडेल को कई चीजों के लिए यूज किया जा रहा था। तो ये आर्ग्यूमेंट कि ये सिटाडेल बस अमीर लोगों के लिए था, वो गलत होगा। दूसरा काउंटर आर्गुमेंट है कि समाज में भी आप इनइक्वालिटी देख सकते हो। कुछ स्टडीज ने दिखाया कि बर्तन और चूड़ियों में भी पूरी सिविलाइजेशन में डिफरेंसेस पाए गए उनके पैटर्न और डिटेल में, जो इनइक्वालिटी का अंदेशा हो सकता है। इसके अलावा ये जरूर था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में तीनों जेंडर्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा था, पर तीनों जेंडर्स को जिस तरह दफनाया जा रहा था वो अलग था। तो हो सकता है ये भी डिस्क्रिमिनेशन का एक तरीका हो, जिसकी वजह से शायद समाज भी इतना इक्वल नहीं था। फाइनली तीसरा काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि इंडस वैली में एकदम पीस था, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई जंग नहीं थी, सब एक साथ खुशी मनाते थे। पर इसके खिलाफ भी काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया गया। इंडस वैली में स्केलेटल रिमेन्स मिले, उनकी डिटेल एनालिसिस करने के बाद पता चला कि लोगों के बीच वायलेंस था, और ये वायलेंस समय के साथ सिविलाइजेशन में बढ़ा। अपनी एनालिसिस में एक्सपर्ट्स ने पाया कि लोगों की खोपड़ी में ट्रॉमा के मार्क्स मिले, जो इंटरपर्सनल वायलेंस का एविडेंस है। ये इंटरपर्सनल वायलेंस महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ज्यादा देखा गया। एक दूसरे रिसर्च पेपर में एडवर्ड कॉक ने कहा कि स्वॉर्ड्स मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में भी बहुत लेट आई थी, बस क्योंकि हमें हथियार मिले नहीं इंडस सिविलाइजेशन से। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते नहीं थे। कई लोगों ने कहा है कि ये चीजें जो हथियार की तरह लगती हैं वो हथियार नहीं बल्कि टूल्स है। पर एडवर्ड कॉक ने कहा कि इजिप्ट की सिविलाइजेशन में भी जो हथियार थे वो बहुत बेसिक थे। तो इंडस वैली के बेसिक हथियारों को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये हथियार नहीं थे। वो कहते कि प्रॉब्लम ये है कि हड़प्पा में हमें जो भी चीजें मिली हैं, हमने उनको एग्रीकल्चरल या फिर हंटिंग इक्विपमेंट बोल दिया है, जबकि वो हथियार की तरह यूज हो सकते हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी कहा कि गुजरात की सुरकोतड़ा साइट में उनको शहर के कॉर्नर में ऐसी फोर्टिफिकेशंस मिली जो दुश्मन की चाल देखने के लिए ही हो सकता है। रिसर्चर्स ने कई और तरीके की एविडेंस भी दिए जिनके बारे में 100% सर्टेनिटी होना मुश्किल है। जैसे सारगोन मेसोपोटामिया का एक राजा था, और एक मेसोपोटामिया के टेक्स्ट ने कहा कि सारगोन दुनिया का राजा था जिसने 34 बैटल्स जीती और अपने दुश्मन को हरा दिया, इंक्लूडिंग मेलुहा की शिप्स। मेलुहा है क्या? अपेरेंटली मेसोपोटामिया में मेलुहा का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन था, पर ये जो सोर्स है वो मेसोपोटामिया की ही है, तो हो सकता है वो बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। जेन मैकिंटॉश, एक स्कॉटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ने कहा कि हो सकता है कि इंडस सिविलाइजेशन का कोई भी दुश्मन ना हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन के वेस्ट में था ईरान, जिनके बीच में थे बड़े बड़े पहाड़। ईस्ट और साउथ में भी इतनी बड़ी सिविलाइजेशंस थी नहीं, और जो भी लोग थे वो बस इंडस वैली के साथ ट्रेडिंग करना चाहते थे। तो हो सकता है कि इंडस वैली को वायलेंस यूज करने की जरूरत ही ना पड़ी। पर दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि ठीक है, हमने मान लिया कि इंडस वैली का कोई दुश्मन नहीं था, पर किसी भी समाज को कंट्रोल करने के लिए आपको इंटरनल पुलिस तो चाहिए होती है ना। इसीलिए एक आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये मानना मुश्किल है कि किसी भी समाज में वायलेंस ना यूज किया जा रहा हो लोगों को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए वो कहते हैं कि हड़प्पा में किसी ना किसी तरीके की पुलिस तो होगी जो पब्लिक को प्रोटेक्ट भी करती और क्रिमिनल से डील भी करती। रिचर्ड मेडो, जो हार्वर्ड के एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि एक जमाने में मायन सिविलाइजेशन और अमेरिकन साउथ वेस्ट के लोगों को भी हम मानते थे कि वो पीसफुल हैं, पर कुछ समय बाद हमें सबूत मिल गया कि वो समाज भी पीसफुल नहीं थे।
तो हो सकता है इंडस वैली के साथ भी यही हो। पर जो एविडेंस हमें मिला है उससे हम ये जरूर कह सकते हैं कि इंडस वैली में जिस हद तक इक्वालिटी और लैक ऑफ वायलेंस था वो दूसरी एंशिएंट सिविलाइजेशंस जैसे मेसोपोटामिया और एंशिएंट इजिप्ट के मामले में बहुत कम था। तो 3 पॉसिबिलिटीज है। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कई और समाजों की तरह वायलेंट और अनइक्वल थी, पर हमें उसका एविडेंस मिला नहीं। दूसरा कि उधर वायलेंस और इनइक्वालिटी थी, पर उस हद तक नहीं थी जितनी हमने दूसरे समाजों में देखी है। और तीसरी कि वाकई इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत यूनिक सिविलाइजेशन थी जहाँ इक्वालिटी भी थी और लोगों को वायलेंस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे ऐसे डिस्कशंस बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इससे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है रिसर्च पेपर्स पढ़ने के लिए जो अपने हित में आर्गुमेंट्स देते हैं और इसी से पूरा मुद्दा आगे बढ़ता है। पर ये मुद्दा तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हमें सिविलाइजेशन की ये सीक्रेट लैंग्वेज पता नहीं चलेगी। ये तो एक सील है। अगर आप इस सील के पीछे पूरी कहानी समझना चाहते हो तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो जो बताता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषा हम अभी तक क्यों नहीं सॉल्व कर पाए। तो इस वीडियो को जरूर देखना।